हेलो फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय समिति 2024 की लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने जो इसके 4 पोर्शन थे, जो 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको लेकर के हम चर्चा कर चुके हैं। और वो सारे के सारे प्रश्न वही है जो लैब अटेंडेंट का जो प्रीवियस एग्ज़ाम था, जो 9 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ था, उसमें पूछे गए सारे सवाल थे, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी के कवर किए हैं और 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कवर कर लिए हैं और 15 क्वेश्चन ही आपके जनरल इंग्लिश के कवर किए हैं और 15 ही क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी के कवर किए हैं। तो ये आपके 4 पोर्शन का 15-15 का हो जाता है। 60 क्वेश्चन वो होते हैं और 60 का ही आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आएगा। टोटल जो आपका पेपर होगा वो 120 का होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 इसके मार्क्स होंगे और ये चीज़ आपके रहेगी। तो आज के वीडियो में हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी साइंस का जो पोर्शन है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। वीडियो नहीं देखे हो तो आप ऊपर जा कर के वीडियो देख सकते हैं, थंबनेल बनी हुई है, आराम से आप देख सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल रहेगा 61 नंबर क्वेश्चन अपना, जो सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी साइंस से संबंधित सारे सवाल रहेंगे। तो ये है सवाल अपना, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी प्रकाश मिनट है? तो ये आपका आंसर रहेगा 8 प्रकाश मिनट हो जाएगी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड समय इसमें लगता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है लगभग देखा जाए तो 149.8 मिलियन किलोमीटर की मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आवर्तकाल है वो किसका न्यूनतम है। यहाँ पे ये आपके पी क्यू आर और एस क्रम से ये एक आवर्तियाँ दे रखी है, 1.0, 4.0 और 2.0 और 5.0 हर्ट्ज़ की आवर्तियाँ हैं। इसके साथ ये दोलन कर रहे हैं, तो किसका आवर्तकाल है वो न्यूनतम होगा। तो आवर्तकाल का सूत्र आप जानते हैं, 1 by फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें जैसे इनको ये निकालेंगे तो 1 by 1 तो 1 हो गया, 1 by 4 ये 4 की फ्रीक्वेंसी 1 by 4 किया तो 0.25 आया, 1 by 2 0.5 आया और ये 1 by 5 0.20 आया। तो ये सबसे कम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो एस के लिए है सबसे कम, तो सबसे न्यूनतम ही आपसे पूछा है, न्यूनतम या कम एक ही है, तो एस इसका राइट आंसर रहेगा। एस जिस ऑप्शन में वही अपना राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट, कोयले से प्राप्त निम्न में से किस उत्पाद का उपयोग कुछ धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कासित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोक, ठीक है। कोक आपका जो है राइट आंसर रहेगा। आंसर ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दे रखी है, कोयले से प्राप्त कोक उत्पाद का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक मेज़ पर रखे गए जल से पूर्णतया भरे हुए एक पात्र पर विचार करें। माना कि जल की सतह के नीचे क्रम से D2D और 2D गहराइयों पर जल में बिंदु 3 A B C स्थित है। 3 बिंदु है ये। बिंदुओं A B C पर जल क्रम से PA PB और PC दाब आरोपित करता है, ठीक है। इस परिदृश्य में कौन सा विकल्प आपका सही रहने वाला है? तो यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये D2D और 2D यानी जो गहराइयाँ हैं ये समान दे रखी है, यानी 2D और 2D ये दोनों बराबर दे रखा है, यानी PB और PC ये दाब है, तो ये आपका बराबर ही रहेगा। तो इस हिसाब से PB और PC ये बराबर रहेगा और ये वाला जो सूत्र है वो लग जाएगा HDC से। अपन देखते हैं HD और G वाला जो है ये इस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। 65 अपना क्वेश्चन है, रसोई घर में सोडियम बेंजोएट का क्या उपयोग है? सोडियम बेंजोएट आप सभी जानते हैं, ये एक फूड प्रिजर्वेटिव एक जो है आइटम होता है, यानी खाद्य परिरक्षक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा। आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। 66 नंबर अपना सवाल रहेगा कि नायलॉन के किस गुण के कारण इसका उपयोग मोजे और
स्टॉकिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें किसके लिए किया जाता है, इसकी जो प्रत्यास्थता है वो हाई होती है, ठीक है, हाई इलास्टिसिटी, उच्च प्रत्यास्थता के कारण। अब देखिएगा कौन सा है जो आघात वर्तनीय नहीं है लेकिन विद्युत का सुचालक है। सुचालक देखिएगा, ग्रेफाइट है जो विद्युत का चालक है, सुचालक है, लेकिन आघात वर्तनीय नहीं है। आघात वर्तनीय है जिनको पीटने से, आघात करने से इनकी जो पतली चद्दरें बनाई जा सकती है। तो ग्रेफाइट को पीट नहीं सकते हैं, अगर आघात वर्तनीय आघात करेंगे तो ये टूट जाता है पतली चादर के रूप में नहीं बनता है। तो ये शुष्क क्या बोलते हैं इसको, ये पेंसिल में यूज होता है और स्नेक के में भी काम आता है, स्नेक के रूप में। 2010 में जन्म लेने वाले बच्चे का बाल टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में क्या कौन सा नहीं लगा सकते बताइएगा। ये बड़ी माता जो है स्मॉल पॉक्स है, ये नहीं लगा सकते, ठीक है, इसका टीका नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका 69 में है कि ये देखा गया है कि सोडियम जल के साथ इतनी प्रबलता से अभिक्रिया करता है कि ये आग पकड़ लेता है, जबकि मैग्नीशियम केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक उबलते हुए पानी के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि लोहा वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से ये जो फर्स्ट अपना जो है कि सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को सुरक्षित रूप से जिंक या लोहे के कंटेनर में संग्रहित किया जा सकता है, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 70 नंबर अपना सवाल है, प्रकृति में पेट्रोलियम, खारे और प्राकृतिक गैस मतलब इन सात दो अवैध चट्टानों के बीच पाया जाता है। निम्न में से कौन सा, इनका क्रम बताना आपको, 3 घटकों नीचे से ऊपर की ओर जो क्रम है इनका, वो क्रम क्या रहेगा। तो नीचे से ऊपर की ओर इनका, तो इसका राइट आंसर अपने रहेगा आपके खारा जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये इनका नीचे से ऊपर तक क्रम रहेगा, यानी खारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सबसे ऊपर, फिर पेट्रोलियम, फिर खारा। तो ये नीचे से ऊपर, यानी ऊपर ये रहेगा, नीचे खारा रहेगा, नीचे खारा, पेट्रोलियम और ये, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये देखिएगा उसकी व्याख्या है बी ऑप्शन, खारा जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये आपके क्रम से M, 2M और 3M द्रव्यमान तथा 3A, 2A और एक आधार क्षेत्रफल वाले 3 बेलनाकार खंडों B, C और D पर विचार करें। वे फर्श पर अपने आधार के सारे रखे गए और फर्श पर क्रम से P1, P2, P3 दाब लगाते हैं। P1, P2, P3 के बीच इनमें से रिलेशन आपको बताना है कि कौन सा संबंध जो है वो सही है। तो इसमें आपको बल का जो है वो से सूत्र आपको लगाना है, बल बराबर आपके दाब बट्टा क्षेत्रफल वाला यहाँ पे सूत्र काम करेगा। तो इसमें जो 3, 2, 1 वाला जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये वाला है कि 3, 2 और 1 वाला जो है राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या है P1, P2, P3 वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 की। तो 72 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कौन सा है ये आपको बताना, सेलेक्ट करना है कि सही कौन सा है। तो मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी भाग पूर्ण दहन वाला भाग होता है और ये सर्वाधिक गर्म होता है। मोमबत्ती की लौ का मध्य भाग काला होता है और ये सबसे कम गर्म होता है। मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी भाग चमकदार होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 72 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए रहेगा। 73वां सवाल है, तालाब में शैवाल की प्रचुर वृद्धि की वजह से तालाब में मौजूद लगभग सभी अन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हाइपोक्सिक स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 74 74वां सवाल है, ABC 3 धातुएं दी गई है, उनके लवणों के जलीय विलयन में ASO4, BSO4, CSO4 को 3 अलग अलग बिक्रों में रखा गया है।
जब एक एक करके इन धातुओं, इन लवणों के साथ, ये विलयन के साथ अभिक्रिया होती है तो ये देखा जाता है कि BaSO4 और CaSO4 दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। इसका मतलब A ज़्यादा प्रबल है और C केवल BaSO4 के साथ, विलयन के साथ ही अभिक्रिया करता है। तो ये C जो है A से कम है लेकिन B से ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो सबसे प्रबल जो A है, उसके बाद C है और सबसे बाद में B है। तो ऑप्शन B इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़े से मिसप्रिंट हो गए, कट गए हैं। B और C और A इस प्रकार से बता रखे इसमें, C और A, तो ये आंसर भी नहीं होंगे, आंसर अपना ये रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये इसका आंसर B था। 75 अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग सुकेंद्रक, यानी देखो कितना सरल सवाल है, यूकेरियोट में होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो यूकेरियोट्स में सुकेंद्रक को यहाँ पे दे रखा है और इसका आंसर भी केंद्रक ही हो जाएगा। सुकेंद्रक है, इसका मतलब केंद्रक बहुत अच्छी तरीके से इसमें होता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से होता है। नेक्स्ट है 76 अपना, मानव भ्रूण कब गर्भ बनता है? तो ये जब इसके सिर और सभी 4 अंग जो है विकसित हो जाते हैं तब ये बनता है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक डायग्राम दे रखा आपको 77 में। इस डायग्राम को ये पूछा कि ये कोशिकाएं जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कोशिकाएं मुंह के अस्तर में पाई जाती है। इसके बाद इनमें 78 पूछा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सत्य कौन सा है? सत्य है कि बाह्य निषेचन द्वारा मनुष्य का जो है निर्माण हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 79 जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे है। तो ये पूछा है कि ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर, तो सूखे बालों में आप रगड़ोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ पे धनावेश आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। और गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर भी क्या होता है? पॉजिटिव जो है आवेश, यहाँ पे चार्जेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो C ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। 80 अपना सवाल देखिएगा, 80 नंबर का सवाल है कि मार्च के महीने में किसी परिवार की औसत दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है? 15,000 किलो जूल है। यदि ये परिवार, देखिएगा मार्च महीने की बात यहाँ पे हो रही है, घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करता है तो पूरे महीने के लिए इस परिवार को अपनी ऊर्जा की मांग की पूर्ति करने हेतु तो कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी? जबकि दिया गया क्या है? कैलोरी मान 22,000 किलो जूल प्रति केजी, ठीक है। 1 किलोग्राम लकड़ी के अंदर आपको ऊर्जा कितनी मिल रही है? 22,000 किलो जूल मिल रही है। जबकि आपको चाहिए कितनी? आपको चाहिए 15,000, ये आपकी दैनिक है, ठीक है, 15,000 किलो जूल तो दैनिक है। और आपको चाहिए मार्च महीने की, यानी मार्च में दिन कितने हो गए? 31 दिन हो जाते हैं। और आपको 1 किलोग्राम लकड़ी के अंदर कितनी ऊर्जा होती है उसका आप डिवाइडेशन, उसका भाग करते हो 22,000, ये करते हो, ठीक है। तो इस को आप सॉल्व करोगे तो आप आंसर के निकटतम आप पहुंच सकते हो। तो 3 0 से 3 0 यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इसका आप इसमें भाग दोगे, इनका मल्टीप्लाई करके इसमें 22 का भाग आप देते हैं तो 21 पॉइंट समथिंग आपको आंसर आता है, जो कि इसके निकटतम है, ठीक है। ऑप्शन बी के ज़्यादातर निकटतम है 23.25। तो इसका मतलब 23.25, 25 नहीं बोलना, मैं गलत बोल रहा हूँ। 25 अपन नहीं बोल सकते हैं, पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं उनको एक एक बोलते हैं। 23.25 किलोग्राम, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये यहाँ पे दे रखा है इसका सोल्यूशन 21.14 इसका ये आता है एग्जैक्ट आंसर, लेकिन ये निकटतम इसके है तो ये 23 वाला आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम 81 जो अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरण का मतलब यहाँ पे कि जिसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते पुनः, तो खनिज है। इनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, तो ये राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपना अपन कहते हैं कि कोई चीज़ मिथक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ मिथक है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल रहेगा
कि आपका जो है 83 इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, तो वो प्योर वाटर होगा, शुद्ध जल होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा 84 अब आपका सवाल है कि निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन नहीं है, तो CNG जो है वो पेट्रो रसायन नहीं है। नेक्स्ट 85 निम्न में से किस फसल के लिए भारतीय किसान को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी, तो सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता आपको टमाटर की जो ग्रीष्मकालीन जो फसल है जिसमें 100 दिन लगते हैं, ठीक है, टमाटर की फसल हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, आपको 86 में गलत कथन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से गलत कथन ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अब देखिए 87 जो है एक गेंद है, उसकी 4 विभिन्न परिदृश्यों में समान स्थिति लुढ़काया जाता है। तो जो घर्षण से लेकर के यहाँ पे सवाल है, तो मतलब घर्षण सबसे ज़्यादा है वो, मतलब किस स्थिति में गेंद सबसे लंबी दूरी तक जाएगी। ठीक है, घर्षण कहाँ नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, कहाँ पे, तो जो गीला फर्श होगा ना उस पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, संगमरमर का गीला फर्श, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, जिसमें आंसर अपना सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी आपका, जिसमें सी जो अपना ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट अपना 88 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि संगमरमर कैंसर क्या है। ठीक है, संगमरमर का कैंसर क्या हो रहा है कि इसमें छोटे छोटे गड्ढे पड़ रहे हैं और छिद्रों का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। किसी पादप प्रजाति को किसी क्षेत्र के लिए स्थानिक कहा जाता है। ठीक है, वहाँ की जो लोकल जो कहते हैं स्थानिक है वो क्या है, मतलब क्यों कहते हैं, तो वो क्या है कि वह दुर्लभ प्रजाति है या विलुप्त होने की नहीं, ऐसी प्रजाति जो प्राकृतिक रूप से केवल और केवल उस क्षेत्र में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है घर्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये ठीक है कि घर्षण संपर्क के अधीन पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन है घर्षण संपर्क के अधीन दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष जो गति का प्रतिरोध करता है, ये भी ठीक है। और सदैव अवांछित होता है, ये बात गलत है। तो ए और बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए और बी। ठीक है, ऑप्शन ए अपना, बोथ ए एंड बी, तो ए रही सही है इसका। 91वां सवाल अपना है कि 4 वस्तुएं ए बी सी डी जो क्रम से 10, 16 और 8S और 10S में से मैं 400, 320, 120 और 100 दोलन करती है, तो किसकी आवृत्ति अधिकतम होगी। तो आवृत्ति जो होती है वो आपका इस आवर्तकाल वाला जो अभी हमने पढ़ा था, इनकी हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो 400/10 करेंगे। सबसे पहला है 400/10 अपन करते हैं, 40 हर्ट्ज़ यहाँ पे प्राप्त होता है। और फिर 320/16 करते हैं तो 20 हर्ट्ज़ होता है प्राप्त। 120 का 8, 15 हर्ट्ज़ और 10 हर्ट्ज़। तो इसमें अधिकतम आवृत्ति आपको 40 हर्ट्ज़ आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन अपना आंसर जो है ए के अंदर रहेगा। ए वाली जो संख्या है आपके 40 हर्ट्ज़ की आ रही है, जो 400 और 10 का अपन डिवाइड करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 92 जो अपना क्वेश्चन है कि सामान्य ड्रम द्वारा उत्पन्न ध्वनि में एक तो ड्रम की ध्वनि है और एक आपके किसकी ध्वनि रहेगी, एक तो आपके ड्रम की ध्वनि है और दूसरी आपकी रहेगी सीटी की ध्वनि। ठीक है, एक तो ड्रम की ध्वनि है और दूसरी है सीटी की ध्वनि। तो ड्रम और सीटी में आप समझ सकते हैं कि ड्रम में तारतम्य क्या होगा, निम्न होगा, और सीटी का तारतम्य क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 93 जो क्वेश्चन है अपना कि दो स्रोत है S1 S2, ये जल के अंदर है। F1 और F2 आवृत्तियों की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात ये तरंगें समान स्थिति में, ठीक है, स्थिति इनकी क्या रह रही है, समान हो रही है। तो जल से ये वायु में गमन करती है। तो मानो कि स्रोत S1
S2 के वायु में उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां क्रम से F3 F4 है। इस परिदृश्य में क्रम से मतलब कौन सी चीज़ है जो सही है, तो इसमें सही आपका ये समान स्थितियां हैं तो ये चीज़ें भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर रहेगा। 94 अपना क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि एक समतल दर्पण से संबंधित आपको सवाल है कि समतल दर्पण है, इसको क्षैतिज रखा गया है। निश्चित स्रोत से एक प्रकाश की किरण है, इसके केंद्र पर 45 डिग्री का कोण प्राप्त होती है। ठीक है ना, 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाकर यह आपतित होती है। तो दर्पण के इस केंद्र मतलब इसको आप क्या करते हैं कि ये 45 पे आप ये होगी तो मतलब 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो दर्पण को इसके केंद्र पर आपको 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, तो परावर्तित जो किरण है वो किस दिशा में घूम जाएगी। तो देखिएगा ये दिशा तो वही रहेगी। ठीक है, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज वही रहेगी, और जो 10 डिग्री होता है ये इसका डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20 डिग्री वामावर्त आपका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 95 अपना रहेगा, जिसमें कि निम्न में से कौन सा कृषि में अविरत कार्य है, यानी जो अपन अविरत रूप से कर सकते हैं, तो ये निराई है। आप एनी टाइम आप ये कर सकते हैं, क्योंकि फसलों के बीच जो खरपतवार होती है उसको आप कभी भी आप मतलब जब जैसे जैसे वो उगती जाती है उसको आप हटा सकते हैं। किस अधातु के एल्कोहल विलयन का उपयोग घावों की सफाई के लिए, तो ये आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन इसका रूप होता है। कौन सा तारामंडल है जो W या M अक्षर जैसा होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसियोपिया यानी शर्मिष्ठा जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना रहेगा, इसमें आपको कैसियोपिया है जो शर्मिष्ठा नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में देखिएगा, ये 88 जो तारामंडल थे जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा जारी किए गए उनमें से एक है, और इसके जो सितारे हैं वो सेडार, काफ, रुचा, सेनिंग और जेटा कैसियोपिया है। नेक्स्ट 98 जो अपना है कि मानव शिशु का लिंग है वो क्या निर्धारित करता है, तो ये संयोजन से होता है। ठीक है, तो ये संयोग की बात है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत ठंडी जलवायु जो है, कुछ लोग खुद को गर्म रखने के लिए अंगीठी जला लेते हैं रूम के अंदर ना, कोयला जला कर रखते हैं, तो कुछ देर बाद उनका जो दम है वो घुटने लगता है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण सीधा सीधा आप जानते हो कि ये ऑप्शन है। ये भी एक बार का मतलब पढ़ने में ठीक लगते हैं, लेकिन इनसे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, ये रहेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनका अपूर्ण दहन होता है ना बंद कमरे में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है कि वह प्लास्टिक जिसका उपयोग फर्श की टाइलें और अग्निशमन सूट बनाने में होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मेलामाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। तड़ित झंझावात यानी आकाशीय जो बिजली होती है उसका आपको ये पूछा है कि उस समय तड़ित झंझावात जो होती है उस समय उत्पन्न होने के समय जो आपका आवेश यहाँ पे मेघों के ऊपरी किनारे पर कौन सा आवेश होता है, और ज़मीन के पास जो है भूमि के निकट भी कौन सा आवेश हो जाता है, तो दोनों तरफ ये धनात्मक आवेश ही यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो 102 नंबर अपना सवाल रहेगा कि तेल के जलने से लगी आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल जो है जल में अघुलनशील है और जल से हल्का होता है, जिसकी वजह से ये जल के ऊपर तैरता रहेगा और आग जलती रहेगी। तो ऑप्शन ए ही अपना सही आंसर। अब देखो इसमें भी एक कॉम्प्रहेंशन के हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, 6 कॉम्प्रहेंशन दिए हैं, जिनमें से 3-3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, तो 6×3 18 सवाल इस प्रकार से अपने ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो 102 तो ये हो गए। अब 6 है जो कॉम्प्रहेंशन के हिसाब से 6 कॉम्प्रहेंशन रहेंगे। पर कॉम्प्रहेंशन का मतलब है एक छोटा सा गद्यांश यहाँ पे दिया है। ठीक है, जानकारी दी है, और उस जानकारी में से आपको 3-3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये देखिएगा, इस प्रकार से एक नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए, तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सवाल आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, ये जो आपका गद्यांश दे रखा है इसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि 10 किलोग्राम का एक बॉक्स है, फर्श पर रखा है,
तथा बॉक्स और फर्श के बीच कार्डबोर्ड की एक परत है। माना कि एक्स एक्स का मूल बिंदु ओ बॉक्स के निचले बाएं कोने में इस प्रकार से संपात है कि धनात्मक एक्स एक्स मूल बिंदु ओ के दाईं ओर और ऋणात्मक एक्स एक्स मूल बिंदु ओ के ओर है। बॉक्स पर धनात्मक एक्स मतलब धनात्मक एक्स है, उस दिशा में आपके 5n का परिणामी जो बल लग रहा है वो लगाया जा रहा है, और बॉक्स के ऋणात्मक एक्स की दिशा में एक्स की दिशा में 15 न्यूटन और 10 न्यूटन यानी 15 और 10 n के दो बल लगाए जा रहे हैं। तो ये आपको जानकारी दी गई है, और इस जानकारी के नीचे आपको 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूछे गए सवाल है कि बॉक्स पर कार्यरत, पहला सवाल जो 103 नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्स पर कार्यरत शुद्ध बल डैश और डैश के अनुदिश होगा। तो किसके अनुदिश होगा? तो ये देखिएगा, इसका अपन ये बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बल तो लग रहा है, देखिएगा 15 और 10 का तो इधर से लगता है माइनस की ओर से, और 5 आपका प्लस की ओर से लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है 20 न्यूटन तो लगेगा, ये तो ठीक है 20 न्यूटन तो लगेगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक दिशा की तरफ 20 न्यूटन बल अधिक लग रहा है, यानी कि ये धनात्मक की तरफ तो 5 ही लग रहा है, और ऋणात्मक की तरफ 10 और 15 25 न्यूटन बल लग रहा है। तो 25 में से 5 माइनस आप करते हो तो 20 न्यूटन का जो बल है वो किस दिशा की तरफ लगेगा? ये ऋणात्मक दिशा की ओर लगेगा। तो ऑप्शन सी अपना है ये राइट आंसर रहेगा। इसी पैराग्राफ पे आधारित एक सवाल है अपना 104 का, बलों बॉक्स में वर्णित 3 बलों की क्रिया से बिल्कुल भी गतिशील नहीं आता है। कौन बॉक्स है जो बिल्कुल भी गतिशील नहीं है? तो बॉक्स पर कार्यरत घर्षण बल कितना होगा, यानी इस पर घर्षण बल कितना हो जाएगा? तो घर्षण बल का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो बल इस पे लग रहा है तो घर्षण इसके विपरीत, घर्षण बल किसी भी चीज़ के विपरीत पर लगता है। ठीक है, तो विपरीत ये कैसे लगेगा? इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे अपन नेक्स्ट पेज निकालते हैं। तो इसके ऑप्शन जो है वो ये हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन था कि 20 ऋणात्मक एक्स एक्स के अनुदिश, दूसरा है 0, और तीसरा आपका 30 आपका धनात्मक, और चौथा जो है 20 आपका धनात्मक। तो 20 धनात्मक के अनुदिश लगेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो 20 डिग्री जो 20 न्यूटन का बल है ये ऋणात्मक की ओर आपके लग रहा था, तो ये ऋणात्मक की ओर लग रहा है ना, ऋणात्मक के अनुदिश तो बल लगेगा, लेकिन जो घर्षण होगा वो इसके विपरीत बल पे लगेगा, तो ये आपका पॉजिटिव की तरफ आपके लगेगा। तो ये आपका 20 न्यूटन का बल धनात्मक एक्स एक्स के अनुदिश होगा, तो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 105 है कि कार्डबोर्ड की परत, जो कार्डबोर्ड उस पर थी उसको हटाने के पश्चात बॉक्स को उसी स्थिति में रखा जाता है। माना कि फर्श और बॉक्स के बीच घर्षण 0 है, घर्षण 0 हो गया, तो उपरोक्त वर्णित तीनों बलों का आरोपित किए जाने पर क्या होगा? क्या बिल्कुल भी गतिशील नहीं होगा? तो ये बात तो नहीं है। तो इसका जो देखिएगा, इसका त्वरण जो है त्वरण के हिसाब से हो जाएगा ये 2 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ ऋणात्मक दिशा में ही इसका गतिशील होगा, तो ये राइट आंसर रहेगा। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर m वाला है नियम, यहाँ पे लग के ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बी ऑप्शन अपना है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपका कॉम्प्रहेंसन रहेगा। जो कॉम्प्रहेंसन पहले था उसके 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब नया कॉम्प्रहेंसन है, नया गद्यांश है, नई जानकारी है। तो ये जानकारी अपन देखते हैं कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए, तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न जानकारी यह है कि एक हॉल में 2 दीवारें, जिनमें से एक दरवाजे की ओर अभिमुख है और दूसरी सन्निकट है और इस पर लंबवत है, समतल दर्पणों से ढकी हुई है दीवार। पूनम ने दरवाजे से प्रवेश किया और अपने सम्मुख वाले दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। 4 मीटर की दूरी है, वहाँ पे जाकर ये खड़ी हो जाती है। तो ये जानकारी है। तो वह दर्पणों से निर्मित
अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करती है, अवलोकन भी करती है। जो दर्पण में आप देख रही है प्रतिबिंब, उसका अवलोकन कर रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है 106 वाला कि पूनम 1.0 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण की ओर चलती है। मतलब यहाँ पे जिस चाल से अपन दर्पण की ओर चलते हैं, प्रतिबिंब उससे दुगनी चाल से हमारी तरफ चलता हुआ प्रतीत होता है। तो 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर, तो ये तो होंगे नहीं दोनों ऑप्शन। और पूनम की ओर ये जो है वो सेम ही चाल से दर्पण की ओर सेम ही चाल से गमन करेगी। ठीक है, ये 2 भी होता है और ये भी होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। देखिएगा, ये 2 ही चाल से पास आते हुए महसूस होता है। 2 से 2m पर एस हो जाएगा। और ये आपका v जो है 1 मीटर प्रति सेकंड की ओर से गमन करेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। और 107 नंबर अपना सवाल है कि पूनम के पास एक लेज़र पॉइंटर है। वह एक लेज़र पुंज प्रकाशित करती है जो उसके सम्मुख मौजूद दर्पण पर 20 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। इस दर्पण के परावर्तन के बाद पुंज दूसरे दर्पण से टकराकर परावर्तित होता है। तो दूसरे दर्पण से परावर्तन का कोण कितना होगा, ये बात यहाँ पे पूछ रही है। यानी 2 दर्पणों पर यहाँ पे टकराव हो रहा है। यानी ये दर्पण है कोई, यानी कि ये वाला जो कोई एक दर्पण है। ठीक है, एक प्रकार से एक दर्पण मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लेते हैं ये दर्पण है कोई। तो इस पर ये एक आपतित हो रही है प्रकाश की किरण। ये 90 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। तो फिर ये वाला जो है 45 डिग्री हो जाता है, जो आधा होता है जो। लेकिन हम इसको 20 कर लेते हैं इसको। फिर ये क्या कह रहा है, दूसरा एक दर्पण है, यहाँ पे दूसरा दर्पण है, ये 20 है और ये 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए ये वाला कोण कितना हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और ये वाला इतना सा 20 है। ठीक है, तो ये वाला आपका 70 हो जाएगा। तो ये जब 70 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बताइएगा मुझे, ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पे अपन ऑप्शन है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, है ना। इसको आप आगे एक जो दे रखा है उस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 70 डिग्री जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं इसकी व्याख्या भी आराम से। ये देखो, ये 70 डिग्री इसका राइट आंसर। ये क्या हो रहा है कि ये 20 डिग्री पे आपतित हो रहा है। ठीक है, और ये आपके इस दूसरे जो दर्पण है इस पे ये आपतित होती है। तो ये 20 का है तो ये 70 का हो जाएगा। तो ये 70 का है तो ये वाला जो 70 का है तो ये भी 70 का होगा। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर रहेगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि उसके सम्मुख वाले दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, सम्मुख कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और उसकी दूरी से ये डबल दूरी इसकी हो जाएगी, क्योंकि जो दर्पण है उसमें छवि का और छवि से दर्पण का और जो व्यक्ति है उससे दर्पण की जो दूरी है ये 4 है। ये वाले 4 और ये वाले 4 बराबर ये 8 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 मीटर की ये डिस्टेंस जो है ये आपकी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, 8 मीटर की दूरी पर होगा, यह हो जाएगा। ये 3 सवाल हो गए उस जानकारी पे। अब एक नई जानकारी आपके सामने और है। इस जानकारी के आधार पर भी आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। तो जानकारी ये है कि पुराने समय में लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश कपड़े कपास, ऊन, रेशम और जूट के बनाए जाते थे। ये जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते थे। ये रेशे पारंपरिक, पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषाक्त होते हैं। आजकल जो है वो डिजाइनर कपड़े, साज सामान आदि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई कपड़े सिंथेटिक रेशों से बनाए जाते हैं। इन रेशों यानी फाइबर्स के निर्माण में कई रसायनों का उपयोग होता है जो मानव के लिए खतरनाक भी होते हैं। ये रेशे हमारे पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। फिर भी कम लागत और आसान अनुरक्षण यानी रखरखाव जैसे कुछ वांछनीय गुणों के कारण इन रेशों की बहुत मांग है। यानी कि कम लागत और आपके आसान अनुरक्षण, कम लागत यानी सस्ते मिल जाते हैं। पहला सवाल है कि शीतकालीन
वस्त्र बनाने के लिए ऊन की तुलना में एक्रेलिक को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? ये निम्नीकरण होता नहीं, क्योंकि ये कई रंगों में होता नहीं, क्योंकि ये सस्ता और कीटरोधी है, कीट प्रतिरोधी है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। 110 नंबर अपना सवाल है कि सिंथेटिक रेसे पर्यावरण के लिए क्यों खतरनाक है? क्यों खतरनाक है भाई पर्यावरण? तो ऑप्शन ए है क्योंकि ये जीव निम्नीकरण होते हैं। नहीं, ये बात तो गलत है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। दूसरी बात ये कह रहा है ऑप्शन दूसरा, क्योंकि ये जलने पर विषाक्त धुआं उत्पन्न करते हैं। तो ये ठीक है। क्योंकि इनके कारण नालियाँ जाम हो जाती है। तो ये भी ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। तो ओनली दूसरा और तीसरा इसमें है, डी ऑप्शन डी में। निम्न में से कौन सा सिंथेटिक पादप आधारित रेशा है? ठीक है, सिंथेटिक पादप आधारित रेशा है रेयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो एक नई जानकारी आपके सामने, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये एक नई जानकारी है, दी गई जानकारी को पढ़ना और उत्तर देने हैं इसके। जानकारी ये है धातुओं से संबंधित, कि धातुओं के साथ का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, जब यानी धातु और मनुष्य के संबंध यहाँ पे इस पैराग्राफ में समझाए हैं। यानी प्राचीन समय से धातु को काम लेते आ रहा है मनुष्य। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल से ही है इनका संबंध। तो जब प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति में मुक्त होने वाले धातुओं जैसे सोने और तांबे से परिचित हुआ, आज 118 तत्व का अस्तित्व ज्ञात है। ठीक है, जिनमें से लगभग 95 यानी 95 धातुएं हैं। किसी तत्व का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उनके गुणों से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए सोने और चांदी जैसी धातुओं का उपयोग उनकी चमक के कारण आभूषण बनाने के लिए होता है। लोहे जैसी वस्तुएं और स्टील जैसी मिश्र धातुएं, इनका उपयोग उच्च तनन सामर्थ्य के कारण निर्माण सामग्री के रूप में और जलयान एवं ऑटोमोबाइल बनाने के लिए इनका होता है। ठीक है, इस तरह अधातुएं जैसे ऑक्सीजन तो जीवन के लिए आवश्यक है, और सल्फर अपने औषधीय गुणों के लिए भी अहम है। ठीक है, औषधीय गुणों के लिए अहम है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इसमें से बनता है कि 112वां जो सवाल है 112 नंबर का, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो जल के साथ सोडियम की अभिक्रिया समाप्त होने के बाद निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा बताइएगा। विलियम तो गर्म तो हो जाएगा विलियम, और लाल लिटमस को क्या कर देगा? ये नीला कर देगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सार बन जाता है फिर, और सार होता है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करते हैं। ठीक है, ये NaOH बनता है जो सारी है। नेक्स्ट 113 नंबर सवाल रहेगा नेक्स्ट पेज पे। 113 नंबर का सवाल है कि इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेचकस, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो इसका कारण क्या है? ये फूटता या चटकता नहीं, ये तो नहीं होगा। पेचकस स्थायित्व को बढ़ाता है और रंगीन भी नहीं। कि ये देखिए कुचालक होता है और झटके से आपको बचाता है। ठीक है, तो ये आपकी सी जो है राइट आंसर रहेगा। 114 नंबर सवाल है ये कि नम वायु के संपर्क में आने पर तांबा धातु संक्षारित हो जाती है और इस पर हरे रंग की जो है परत बन जाती है। इस हरे पदार्थ की संरचना को आप क्या होती है? ये संरचना होती है ये आपकी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी वाला जो है ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण, ये आप इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके 3 सवाल पूरे होने के बाद एक नई और जानकारी आपको और दे रखी है यहाँ पे, रीड द गिवन पैसेज। ये एक पैसेज है कि दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, कि अकिलीज टेंडिनाइटिस जो है, यानी कि जो अकिलीज कंट्रा की चोट के कारण होता है। ये कंट्रा ऊतक की पट्टी होती है जो पैर के निचले हिस्से के पीछे पिंडली की पेशियों को एडी की हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, एडी की हड्डी से क्या करता है?
जोड़ता है, एडी की हड्डी से जोड़ता है। अकिलीज टेंडिनाइटिस से संबंधित दर्द के रूप में शुरू होता है, दर्द के रूप में शुरू होता है। दर्द सामान्यतः दौड़ने या खेलने, ठीक है, गतिविधियों के बाद कि पैर के पिछले हिस्से में एडी के ऊपर हल्के दर्द के रूप में ये शुरू होता है। लंबे समय तक दौड़ने, सीढ़ी चढ़ने या तेज़ दौड़ने के बाद अधिक गंभीर दर्द होता है, हाँ हो सकता है। रोगियों को दाव वेदना या आप जकड़न कह सकते हो, इसका भी अनुभव हो सकता है, खासकर सुबह में, जिसमें सामान्यतः हल्की गतिविधियों से इनमें सुधार हो सकता है। तो ये एक जो पैर की पिंडली के नीचे की हड्डियां जो एडी को जोड़ते हैं उनसे संबंधित एक पैराग्राफ है। तो उन्हीं में से सवाल जो है 115 नंबर सवाल है कि जो कंडरा शोथ होता है, यानी जो भयंकर दर्द होता है आपके पिंडली के नीचे और एडी के यहाँ पे, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं, यानी दर्द निवारक दवाई आप ले सकते हैं। इसके बाद 116 नंबर अपना क्वेश्चन रहेगा। 116 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि आप चिंपैंजी के शरीर में कितने अकिलीज कंडराओं की अपेक्षा करते हैं, तो ये 2 होते हैं, शायद 2 हो, इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपके अनुसार अकिलीज कंडरा का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, संचलन में हमारी सहायता करता है, ठीक है, चलने में। अब एक आपका लास्ट और एक और पैसेज है जिसके 3 क्वेश्चन और होंगे, जिसमें आपके 60 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर। तो तंबाकू से संबंधित आपका ये है कि तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन एक ऐसा रसायन है जो आपको धूम्रपान की लत लगा देता है। कस लेने के कुछ ही सेकंड के अंदर निकोटीन मस्तिष्क में पहुंच जाता है। मस्तिष्क में निकोटीन न्यूरोट्रांसमीटर नामक मस्तिष्क रसायनों की मुक्ति में वृद्धि करता है, जो मनोदशा यानी मूड और व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर में से एक डोपामाइन होता है, मस्तिष्क के रिवॉर्ड केंद्र में मुक्त होता है और जिसके कारण आनंद की भावनाएं उत्पन्न होती है और मनोदशा यानी मूड बेहतर हो जाता है। निकोटीन शीघ्र ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और आपकी आदतों और भावनाओं के साथ ये जुड़ जाता है। तो निकोटीन से संबंधित ये पैराग्राफ है। तो इनमें से सवाल आपका बनता है 118 नंबर है। ये अनुच्छेद जो युवा विद्यार्थियों को क्या संदेश देता है, तो ये देता है कि जो आपके द्वारा उपभोग किए जाने वाले रसायन हैं इनसे आप सावधान रहें। ये ऑप्शन सी राइट आंसर। 119वां सवाल है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की आदत को बदलने में निकोटीन की क्या भूमिका होती है। निकोटीन जो होता है ये लत का इनके कारण बनता है, ठीक है, इसकी वजह से लत लगती है। निकोटीन मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है, ये आपके पेपर का लास्ट सवाल है, जो पेपर आपको 9 मार्च 2022 को कंडक्ट हुआ था उसका, ठीक है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सारे एज इट इज़ वही सवाल हैं। तो ये सवाल है लास्ट अपना। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसका जो लास्ट है कि निकोटीन मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है, तो ये अपने रक्त धारा के अवशोषण के द्वारा ये पहुंच पाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।